हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में जहाँ तक मैं प्रश्न को ख़त्म किया था उससे आगे के प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ। एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का मैं अभी सेट का मैथ का सॉल्यूशन करा रहा था, जिसमें मैं पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताया हूँ। उससे आगे का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे तो पहले उसे देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त के व्यास 15% बढ़ाई जाए, तो व्यास मतलब त्रिज्या 15% बढ़ाई जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। जब क्षेत्रफल में वृद्धि अगर पूछे ना मेरे भाई कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कभी बदलने वाला है नहीं, आर यहाँ पे 2 आर है, एक आर में 15% की वृद्धि होती है, तो 2 आर है तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ऐसे क्षेत्रफल में बोला है तो इसको 100 मान के बनाइएगा दोस्तों। 100 गुने 15% की वृद्धि बोला है तो 115/100। ऐसे ऐसे 2 आर है तो 2 बार 115/100 कर लीजिए, और तब आप बनाइए। 0 से 0 काट लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब इस 0 को मत काटिएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटने वाला होता तो काटते हैं, और नहीं कटने वाला है तो आप 0 के 0 ही रहने दीजिएगा, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब 115 को 115 में गुना कराइए। लास्ट में किसी का अगर दोस्तों अगर 5 होता है ना, तो आप सीधे सीधे इसको 25 लिख सकते हैं, और 11 को आप 1 बढ़ा कर गुना करिएगा। 11 बढ़िया 132, तो आपका 13,225 आ जाएगा। गुना आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस गुने को भी ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट में 5 हो तो 25, और 11 से 1 बढ़ाकर गुना, 11 बढ़िया 132। 2 0 है तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों कि पहले एरिया था 100 माने थे, अब हो गया 132.25, यानी कितना बढ़ गया, तो 32.25% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि कभी भी क्षेत्रफल में वृद्धि कहेगा और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, और क्षेत्रफल में वृद्धि बोलेगा, तो यानी 2 आर यहाँ पे है, तो एक ये भी फॉर्मूला लोग बताते हैं कि x + y x × y/100 पे करके, यानी x का भी मान यहाँ 15 डालेंगे और y का भी मान यहाँ 15 डालकर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान जो है ना r यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, तो x और y दोनों का मान जो है बराबर ही होगा। तो 15 + 15 + 15 गुने 15/100 करके भी आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। इससे भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऑफिस जाता है तो तथा 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से वापस आता है। अगर मोहित का औसत गति पूरी यात्रा में 12 मीटर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहित का एक गति दिया हुआ है जाने वाला 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वो घर से अपने ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस 10 मीटर पर सेकंड से, और वापस आता है हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वापस आता है, और इसकी औसत गति दे दी गई है 12 मीटर प्रति सेकंड। औसत गति, तो औसत गति का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2xy/x + y। बस इसी फॉर्मूले को लगा दीजिए और बना लीजिए। तो देखिए औसत गति हमारा 12 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ 12 मीटर पर सेकंड, और यहाँ 2 और गुने x का मान हो जाएगा 10 और y का y, अब बटा में 10 + y हो जाएगा। अब इसको आप इधर ले आइए, अब आगे बढ़ा दीजिए, तो ये 12 × 10 + y बराबर 10 दूनी 20 y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 4 से काट लेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 3 × 10 = 30 + 3y बराबर में हो जाएगा 5y। 3y को उधर भेजेंगे तो 5y में से 3y जाएगा तो 2y, अब बराबर में हो जाएगा 30, y बराबर हो जाएगा 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका इसका मान हो जाएगा। देखिए हम इसको y मान लिए हैं मेरे भाई, ये जो है ना मैं y मीटर पर सेकंड मान लिया हूँ, इसको वो x पूछा है ना तो x को मैंने y मान लिया, इसको जो है मैंने x माना है, ठीक है। तो ये x हो गया इंटू y, और y का मान निकालेंगे वही आपका आंसर आएगा। ये टोटल दिया हुआ है, तो 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अच्छा तो कोई बात नहीं है, 15 मीटर प्रति सेकेंड है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का मैं पिछले वीडियो में भी टेक्निक बताया
बताया था कि जब भी बड़ा राशि में बदलना हो ना तो बड़ा वाला ऊपर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा आपका। तो 54 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है A/B बराबर 7/8। प्रश्न है कि A/B बराबर 7/8 है और B/C बराबर 7/9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ABC का रेशियो क्या होगा, A/B/C आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को बिल्कुल बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए ये B को सिर्फ बराबर कर देना है। देखिए ये B दोनों एक ही है ये, लेकिन यहाँ अलग अलग है। इसके साथ है तो 8 बन गया, इसके साथ है तो 7 बन गया। इन दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे कि 7 को तो 8 बना नहीं सकते, 8 को 7 बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे 7 से बराबर करने के लिए 7 से इसमें गुना और 8 से इसमें गुना कर देंगे। तो 7/8 ये बन जाएगा और 8×7 ये बराबर हो जाएगा। लेकिन रेशियो का नियम होता है कि आप इसको बराबर करने के चक्कर में 7 से इसमें गुना करेंगे तो इन दोनों में गुना करना पड़ेगा, और 8 से इसमें गुना करेंगे तो इन दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो एक नया रेशियो आ जाएगा। तो एक नया रेशियो बनाइए, 7×7 और 7/8 और यहाँ 8×7 और 8×9 72। देखिए यहाँ अब ये B का मान बराबर आ गया। उस समय A का मान 49 हो जाएगा और B का मान आपका 56 हो जाएगा और C का हो जाएगा 72। यही जहाँ ऑप्शन में होगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका 49, 56, 72 बी नंबर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक और तरीका इसका मैं बता दूं आपको, एक और तरीके से आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं कि ABC आप ऐसे लिख दीजिएगा, और जो ये 7, 8 है ना, तो यहाँ पे देखिए ये लिखने वाला ही तरीका ठीक से समझिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये इसी में मेन टेक्निक है। तो देखिए ABC डायरेक्ट आप लिख दीजिए जो पूछा है, और पहले वाला जो मान दिया था ना 7, 8, तो 7, 8 लिख देंगे। और उसके बाद दूसरे वाले मान में B का मान 7 है तो B का तो हम 8 लिख चुके हैं, तो उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे 7। ठीक है, इसके जस्ट नीचे B का मान पहले लिख चुके हैं, दोबारा फिर B का लिखना है तो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे। और C का मान 9 लिखना है तो C का मान जो 9 लिखेंगे वो इसके सामने लिखेंगे, क्योंकि 7 के ही साथ आया हुआ है 9। तो 7 जहाँ लिखाया है ना उसी के सामने, C के सामने रहते हुए इसके भी सामने लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे खाली है तो यहाँ C का मान लिख देंगे। जिसके साथ आया है उसके सामने, भले C के सामने भी लिखाएगा लेकिन इसके सामने लिखाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो खाली जगह है वहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि 9 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा क्षैतिज वाला यानी ये वाला डलाएगा, 8 डलाएगा। यहाँ भी ना ये क्षैतिज रूप के सामने, यानी यहाँ तो दोनों के सामने 7 है, लेकिन आप ऐसे समझ के डालिएगा कि इसके सामने 7 डालेंगे। जिस तरह से आप रो वाइज बैठते हैं ना, तो वैसे आप यहाँ रो वाइज जो संख्या रहेगा वो डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा, कॉलम वाइज मत डालिएगा। इसके सामने जो खाली जगह भरेंगे वो ये सामने वाला डालेंगे, और सबको आप गुना करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 7 49, 8 7 56, 8 9 72, डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए ताकि आप लोग जो जो नया आपको टेक्निक मिले उसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना करता है तो परिणामी संख्या सही का कितना प्रतिशत है। अब बताइए, क्वेश्चन है कि रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर देता है तो परिणामी संख्या सही का कितना परसेंट है। मान लीजिए कि कोई संख्या मैंने मान लिया कि 100 है, ठीक है, ऐसे प्रश्न को 100 मान लीजिए। इसमें 2 से गुना कर भाग देने के बजाय 2 से भाग देने के बजाय, मैंने ओरिजिनल में 2 से भाग देना था, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो आना चाहिए हमारा 50। ये ओरिजिनल बात बोल रहा है, पहले का सही का। तो 2 से भाग देने के बजाय उसने 2 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, यानी कि 200 ला दिया। ये गलती से कर दिया,
गलती कर दिया तो 200 ला दिया। ठीक है, तो बताइए कि क्वेश्चन बोला है कि परिणामी संख्या यानी ये वाला संख्या सही का कितना परसेंट है। तो सही तो 50 है, अब 50 का कितना परसेंट है, तो जिसमें का के की सा से सी लगा रहे ना उसे बट्टा में डालेंगे और ऊपर जो है वो 200 डालेंगे और गुना में हो जाएगा 100। जो गलती है वो ऊपर और जो बोला है कि सही का कितना परसेंट है जिसमें का लगा वो नीचे और गुने 100, ये हो जाएगा आपका 50 चौके 200 यानी 400% होगा आपका आंसर। ठीक है, तो 400% ऑप्शन नंबर डी आंसर है, यही सही होगा आपका। ठीक है, तो जिसमें का के की लगा रहेगा वो नीचे हो जाएगा और जो बोला है वो अपोजिट ऊपर गुने 100 कर लेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके भी आप ध्यान से एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन समझ में आए, तभी हमारा सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन बोला है ना कि एक वर्ग एवं वृत्त का परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप होता है भैया 4 गुने भुजा, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 गुने भुजा बराबर 2 गुने 22/7 गुने r कर लेंगे। इससे देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 11 दूनी 22, a बराबर 11/7 r, यानी a और r में रिलेशन पता चल गया। ठीक है, यानी वर्ग के भुजा और वृत्त की त्रिज्या में रिलेशन पता चल गया। अब क्वेश्चन बोला है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर 1386 दिया हुआ है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 डालेंगे, r स्क्वायर बराबर 1386 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 22 से पहले काटेंगे, 22 छके 132, 6 बचा 66, 22 थी 66, यानी r स्क्वायर बराबर 63 गुने 7 हो जाएगा। अब 63 को हम तोड़ के 7 गुने 9 कर सकते हैं। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ वर्गमूल निकालना है। तो r बराबर में रूट अंडर यहाँ पे, अच्छा चलिए इसको 63 ही रहने दीजिए, रूट अंडर स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ता है। तो 63 को 7 गुने 9 अब लिख दीजिए गुने 7। अब देखिए यहाँ 2 7 के बदले 1 7 और यहाँ 9 जो है 3 गुने 3, 2 3 के बदले 1 3, 7 का 21, यानी r का मान हमारा आ गया 21। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले वर्ग की भुजा पता रहेगा तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो पहले आप वर्ग की भुजा निकालिए, तो इस रिलेशनशिप से हम आराम से भुजा निकाल सकते हैं। तो चूंकि a बराबर 11/7 r होता है, तो r का मान हम यहाँ पुट कर देंगे 21, 7 का 21, 11 या 33 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा हमारा 33 आया है, 33 का स्क्वायर हमारा 1089 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1089 ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसे एक बार और अगर नहीं समझ में आया हो तो अच्छे से एक बार और वीडियो को पीछे करके आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, और इतना जो स्टेप लिया हूं मैं, इतने स्टेप में ये बनने वाले नहीं है, ये मुश्किल से 2 से 3 स्टेप में बनने वाले हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतने तोड़ तोड़ कर मैं बताया हूं। बाद में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सीधे सीधे आपका a से 11/7 r का रिलेशन बनेगा, और ये जो है ना r का मान इतना स्टेप में नहीं, 1 से 2 स्टेप में यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल आप मुंहजबानी ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, रोहन 275 रुपये की दर से टेबल खरीदा और वह 16 टेबल 5,160 रुपये में यानी 5,060 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ की प्रतिशत कितना हुआ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि रोहन ने खरीदा, एक टेबल जो है 275 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 5,160 रुपये में ना जो है वह 16 टेबल बेचा। तो पहले एक टेबल कितना में बेचा वो देखिए, तो 5,160 में 16 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 16 48 2 26, 16 एकम 16, 16 48 2 26, 16 एकम 16 10, 100 बचा, तो 16 छके 96, 4 40, 16 दूनी 32, फिर 8 बचा 80, 16 85, यानी 316.25 रुपये में एगो टेबल जो है वो बेच दिया। तो एगो खरीदा था 275 में
और उसे बेचा कितना में, तो 316.25 रुपये में उसने बेच दिया। तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत बोले या हानि प्रतिशत बोले। लाभ परसेंट बोलेगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100 हो जाता है। हानि परसेंट भी बोलेगा तो हानि ऊपर बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब बताइए लाभ कितने का हो रहा है, तो इससे ये जितना ज़्यादा में बेचेगा उतना ही का लाभ होगा। तो इससे ये कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो देखिए आप इसमें से इसको घटाइए, अलग लिख कर भी घटा सकते हैं या मेरे लॉजिक से घटाएंगे तो ऐसे घटाइएगा सीधे। इससे जो है ना, ये तो 0.25 इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये तो 0.25 अलग लिखा जाएगा। अब 275 से 316 कितना ज़्यादा है, तो 75 है 76 और 76 में फिर 40 मैंने एक जोड़ेंगे तो 76 बन गया। 76 10 86 10 96 96 10 106 106 10 116 यानी 40 बार में जाएगा। 40 है 41 41.25 का लाभ होगा। अब बट्टा में हो जाएगा क्रय मूल्य 275 और गुना में हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लीजिए, बन जाएगा। अभी देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो होगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए ये 5 से या 25 से हो सकता है कि नहीं 5 से कटेगा, तो 50 25 2 50 25, फिर 5 बटे 40 1 5 दूनी 10 50 25। फिर आप क्या करेंगे 11 5 55 5 एकम 5 3 32 5 6 30 2 50 25। फिर देख रहे हैं कि 11 से कटेगा, 11 कम 11 5 55 11 5 55 यानी 15% का टोटल लाभ हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके, आपको काटने आता है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप उतना जल्दी इसको काट सकते हैं। देखिए मैं आपके चलते 5 से काटा हूँ, मैं जानता था 25 से भी कटेगा, 25 से आराम से काट लेते, जल्दी से हो जाता। तो 15% का लाभ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक अगर 8 है, दो संख्या का अगर HCF 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये मुंह जबानी बनने वाला सवाल है। महत्तम समापवर्तक जो है ना, लघुत्तम समापवर्तक में खुद निहित होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक जो पूरी जो है ना महत्तम समापवर्तक से भाग लगने वाला होता है। तो अगर यहाँ पे बोला है कि कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा, तो 8 से जो भाग लगने वाला होगा वो तो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। लेकिन कौन नहीं होगा, जो 8 से भाग नहीं लगने वाला होगा। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में 8 से भाग नहीं लग सकता है, तो मात्र एक ऑप्शन आपको कोई मिलेगा, क्योंकि जो भाग लगेगा वो तो लघुत्तम हो जाएगा। तो आपका 68 दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन कि 8 से भाग नहीं लगेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा कि लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो बस ये लॉजिकल सवाल था दोस्तों, इसमें कलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस यही कॉन्सेप्ट मेरा ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। P तथा Q एक साथ किसी कार्य को 105 दिन में कर सकते हैं, Q तथा R उसी काम को 90 दिन में करते हैं, और P तथा R उसी को 126 दिन में करते हैं। तो P Q R एक साथ कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ P प्लस Q किसी काम को 105 दिन में करते हैं, Q प्लस R जो है 90 दिन में करते हैं, और P प्लस R जो है 126 दिन में करते हैं। ठीक है, तो P Q R तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जब ये ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि P Q Q R और P R, तो आप इन तीनों को आप जोड़ेंगे तभी जाकर P Q R के फॉर्म में आएगा। तो देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये सब जुटेगा, तो P P 2P हो जाएगा, Q Q 2Q हो जाएगा, और R R 2R हो जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है तो यहीं पे आप दो क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 2 इंटू P प्लस Q प्लस R का मान आएगा अगर जोड़ेंगे तो। और जब जोड़ने का नौबत आता है ना टाइम एंड वर्क में, तो लगातार ऐसे नहीं जोड़ते हैं, इसका LCM ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली ये टाइम में नहीं जुड़ता है, ये वर्क में चेंज करके जुड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए टेक्निक है मेरा कि आप इन तीनों को जोड़ना हो तो इन तीनों का LCM ले लीजिएगा। तो हम अलग ले लेते हैं 105, 90 और 126 का LCM ले लेते हैं। LCM लेते समय ध्यान दीजिएगा, इसमें से पहले कॉमन काढ़िएगा। तो कॉमन काढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 3 कॉमन है, और यहाँ 6 2 8 1 9 9 5 1 6 3 कॉमन है। तो 35 3 105, 30 3 90, 3 4 12 और 3 2 6। फिर देख रहे हैं कि यहाँ 2 को में कॉमन है हमारा 6,
और 2 गो में कॉमन है 7 और 2 गो में कॉमन है 5। तो जब 2 गो में बराबर में ही कॉमन हो तो बड़ा वाला कॉमन कर लीजिएगा, 7 कॉमन कर लीजिए। 7 × 5 = 35, यहाँ पे 30 हो गया, 7 × 6 = 42। अब देखिए दोस्तों, अब कॉमन मत करिएगा। अगर किसी के पहाड़ा में 5 के पहाड़ा में 30 आता हो तो ये 5 का वैल्यू नहीं होता, इसे हम पप्पा मेथड कहते हैं। कभी हम आप लोगों को एलसीएम का शॉर्ट तरीका बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है, कि 5 के पहाड़ा में अगर 30 आता हो तो 5 का वैल्यू नहीं होता लघुत्तम, 5 30 का लघुत्तम 30 होता है, 5 का वैल्यू नहीं। फिर 6 के भी पहाड़ा में 30 आता है, 6 का भी वैल्यू नहीं, यानी इन दोनों का पप्पा मौजूद है तो बेटा का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एलसीएम मेथड में मैं बताता हूँ। अब ध्यान दो दोस्तों, अब कोई कॉमन कराने वाला नहीं है, सबको गुना करा दो, यही आपका लघुत्तम आ जाएगा। तो 70 का 21, 21 × 3 = 63, यानी आपका 630 एलसीएम आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 630। अब प्रत्येक से इसमें भाग लगाएंगे तो 105 6 के 630 होगा, चूंकि हम जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस देंगे, और 9 7 63 होगा। फिर यहाँ 126 5 130 होगा। अब क्या करेंगे, 630 होगा। अब ये 630 बटा 7 6 13 13 5 18, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 7 63, 2 से हो जाएगा 35 दूना 70, यानी यहाँ पे 35 दिन आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़े तो ये सभी को जोड़े तो आपका यहाँ 35 दिन जो है वो आएगा। लेकिन अभी भी PQR का मान नहीं आया है, बल्कि 2 PQR का मान आया है और हमें चाहिए PQR का मान। अब दोस्तों देखिए, सभी लोग क्या करेंगे कि यहाँ गुना में है तो कहेंगे कि यहाँ भागा में हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि टाइम एंड वर्क में दोस्तों आप लॉजिक सोचिए कि कोई आदमी अगर यहाँ 2 गो P 2 गो Q 2 गो R यानी 6 आदमी हैं तो 35 दिन में काम को करते हैं, ठीक है। आप 3 आदमी हो गए तो 17.5 दिन में ही, यानी कि 35/2 दिन में ही कर लेंगे, यानी आदमी आधा हो गया। तो क्या समय भी आधे समय में कर लेगा? नहीं, समय तो डबल होना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना, टाइम एंड वर्क में ये गुना में है तो ये भागा में आएगा, ऐसा लॉजिक काम नहीं करेगा। टाइम एंड वर्क है, ये उल्टा लॉजिक काम करेगा। आदमी डबल है, 6 आदमी हैं, 2 आदमी करके तीनों में, तो 35 दिन। अब आदमी आधा हो गया तो समय डबल लगेगा, यानी यहाँ 2 से भाग नहीं होगा, 2 से गुना होगा, यानी 35 दूना कितना दिन, 70 दिन में ये तीनों एक साथ मिलके कार्य करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आया होगा तो फिर से आप बैक जाकर, आप वीडियो को फिर से बैक जाकर और इसको अच्छे से देखकर समझिए दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रहने देता हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन इस सेट के रह गए हैं जो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि आप लोगों को भी एक बार में देखने में परेशानी होती है, तो और मुझे भी बनाने में परेशानी होती है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।